चलो बच्चों, तो आज हम लोग रिवीजन में साइंस का 4 चैप्टर देखते हैं जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। एग्जाम वाइज अगर इस चैप्टर की बात करें तो इस चैप्टर में से एग्जाम में आपके 6 मार्क का पूछा जाता है टोटल, जिनमें से 4 मार्क का सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा जाता है और 2 ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाते हैं। तो मतलब इसमें से इस चैप्टर में से अगर आप लॉन्ग सम्स ना करो ना, अगर बता रहा हूँ कि अगर कोई स्टूडेंट को ये चैप्टर हार्ड लग रहा हो और इसके अगर क्वेश्चन आंसर्स वगैरह नहीं करने हो तो ये चैप्टर आपका ओमिट में निकल सके वैसा है कि इनमें से सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स वाइज याद करो कि 2 ऑब्जेक्टिव आते हैं, बाकी 4 मार्क का एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है और पूरे पेपर में कुछ भी नहीं पूछा जाता इस चैप्टर में से। तो 4 मार्क का अगर एक क्वेश्चन ओमिट करना हो, बाकी के चैप्टर्स कवर करने हो जो मैंने आगे फॉर्मेट में लिखवाए थे, तो आप उसके हिसाब से कर सकते हो। लेकिन ईजी है चैप्टर कि आपको दूसरे चैप्टर्स ओमिट करने और ये चैप्टर कंप्लीट करना हो तो भी चैप्टर बहुत ईजी है। तो अगर इसका रिवीजन देखें ना हम लोग, तो जो जो पॉइंट्स बता रहा हूँ वो सब पॉइंट्स माइंड में रखना। तो देखो, कार्बन के बारे में ये चैप्टर है। कार्बन, आपको पता है हमारे नेचर में ये कार्बन बहुत ही कम प्रोपोर्शन में है। कहते हैं कि भाई सिर्फ 0.02% इन अ फॉर्म ऑफ मिनरल्स, कि मिनरल्स के फॉर्म में कार्बन सिर्फ 0.02%, आधा परसेंटेज भी नहीं, उससे भी कम, 0.02% सिर्फ हमें मिनरल्स के फॉर्म में ये मिलता है। और 0.03% एटमोसफियर में कार्बन है, और वो भी कैसा, CO2 के फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड, वो है ना 0.03%। तो नेचर में कार्बन इतना लेस प्रोपोर्शन में है, लेकिन कार्बन इतना इम्पोर्टेंट है कि ये हमारे नेचर का, ये हमारी बायोलॉजी का बैकबोन कहते हैं। बैकबोन मतलब कि रीढ़ की हड्डी। तुम्हें पता है ना हमारी बॉडी में रीढ़ की हड्डी कितनी ज़रूरी होती है, उसके बिना तो हमारा शरीर चल ही ना सके। उसी तरह कार्बन भले थोड़े से प्रोपोर्शन में है, लेकिन फिर भी नेचर में इतना ज़रूरी है कि कार्बन के बिना कोई चीज़ चल सकती नहीं है। इवन पूरा अर्थ नहीं चल सकता। अर्थ में आए हुए ऑलमोस्ट ऑब्जेक्ट वो कार्बन के बने हुए हैं। ये माइक से लेकर हमारा जो है वो बॉडी, या फिर ये पेन लो, ये बोर्ड लो, या कोई भी चीज़ आप लोग आसपास देख लो, उसमें थोड़े या ज़्यादा प्रोपोर्शन में कार्बन होता ही होता है। तो इसलिए तो कार्बन जो है वो हमारी नेचर का क्या कहते हैं, बैकबोन कहते हैं, मतलब कि रीढ़ की हड्डी की तरह कहते हैं, इतना इंपॉर्टेंट है ये। सही बात है ना। अब कार्बन के बारे में अगर पढ़े ना तो उससे पहले एक पॉइंट आता है, जो पॉइंट आता है कोवैलेंट बॉन्ड। एक पॉइंट कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड मीन्स क्या, तो इससे पहले वाले चैप्टर में आयनिक बॉन्ड के बारे में कुछ आता था। आयनिक बॉन्ड किसे कहते हैं, तो जब कोई दो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन की गिव एंड टेक से अपना बॉन्ड बनाते हो ना, एक इलेक्ट्रॉन देता हो और एक इलेक्ट्रॉन लेता हो, तो ऐसे बॉन्ड को आयनिक बॉन्ड कहते हैं, गिव एंड टेक से जो बॉन्ड बनता है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स या जो एलिमेंट वो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से अपना बॉन्ड बनाते हो, तो ऐसे बॉन्ड को कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। किससे, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। वो गिव एंड टेक नहीं करते लेकिन शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो ऐसे बॉन्ड को कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। जिसमें अगर एग्जांपल देखें ना, तो उसमें सबसे पहला एग्जांपल आता है हाइड्रोजन का। एक एग्जांपल आता है हाइड्रोजन। आपको पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या, वो कौन से नंबर पे आता है, तो हाइड्रोजन फर्स्ट नंबर पे आता है। तो हाइड्रोजन नंबर 1 पे आता है, इसका मतलब हाइड्रोजन के आखिरी ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, और उसकी लास्ट ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन तो चाहिए ना। इसलिए हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ अपनी शेयरिंग करता है। क्या करता है, दूसरे हाइड्रोजन के साथ अपनी शेयरिंग करता है। शेयरिंग करता है, गिव एंड टेक नहीं। अगर एक हाइड्रोजन दूसरे को अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा तो फिर उसके पास क्या बचेगा, या उसका एग्जिस्टेंस कैसे रहेगा। इसलिए वो शेयरिंग करते हैं और कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। अब अगर दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे तो इस हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और इस हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, बरोबर ना। तो इस तरह से इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं ना हाइड्रोजन। तो ऐसी शेयरिंग को हम लोग कहते हैं सिंगल बॉन्ड, या तो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं उसे। हाइड्रोजन की तरह अगर ऑक्सीजन को देखा जाए ना, ऑक्सीजन देखा जाए तो ऑक्सीजन कौन से नंबर पे आता है, तो ऑक्सीजन आता है नंबर 8 पर। मतलब उसकी अगर इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन देखो ना, तो इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन आती है 2 6। तो उसके आखिरी ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मतलब उसमें कितने इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हुई। और इसी वजह से ऑक्सीजन है ना, 2 इलेक्ट्रॉन आपस में शेयरिंग करता है। कि अगर ऑक्सीजन है, उसके आखिरी ऑर्बिट की बात करें, तो उसके आखिरी ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, 2 4 एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स।
तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन अभी कमी है, तो अगर दूसरा ऑक्सीजन भी इसके साथ रख दिया जाए तो दूसरे ऑक्सीजन में भी आखिरी में तो 6 इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे ना, लास्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लेकिन वो बीच के दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे। तो अगर ये ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं तो पहले ऑक्सीजन के पास भी अब 8 पूरे हो जाएंगे, लास्ट ऑर्बिट में 8 होने चाहिए, वो 8 कंप्लीट हो जाएंगे, और दूसरे ऑक्सीजन के पास भी आखिरी में 8 कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसलिए ये दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई इसमें, बराबर। और जहां पर 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो उसे हम लोग कहते हैं डबल बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। शेयरिंग से बनता हो ना तो उसे कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, डबल बॉन्ड या डबल कोवेलेंट बॉन्ड। उसी तरह से अगर नाइट्रोजन को देखा जाए तो नाइट्रोजन कौन से नंबर पे आता है, नाइट्रोजन 7 नंबर पे आता है। उसका कन्फिग्रेशन अगर आप देखो तो उसका कन्फिग्रेशन आता है 2 एंड 5, पहली ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 5 इलेक्ट्रॉन, मतलब उसमें 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो नाइट्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है उसमें। कि अगर नाइट्रोजन देखा जाए तो उसके आखिरी ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये 2 और ये 3, 5 इलेक्ट्रॉन। मतलब अगर दूसरा नाइट्रोजन भी उसके साथ रखा जाए ना, उसके आखिरी में भी ये 5 इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं। तो वो 3 इलेक्ट्रॉन की अगर शेयरिंग करें तो उनकी आखिरी ऑर्बिट पूरी हो सकती है ना। अगर वो 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं तो पहले नाइट्रोजन के साथ भी ये 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे, 6 और 2, और दूसरे नाइट्रोजन के साथ भी ये 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। तो नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, और इसीलिए नाइट्रोजन को क्या कहा जाता है, ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं उसे। वो कौन सा बॉन्ड बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड। और उसी तरह से अब अगर कार्बन के ऊपर आए, जिसके ऊपर हमारा पूरा चैप्टर है, कार्बन के ऊपर अगर आए तो कार्बन कौन से नंबर पे आता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6 नंबर है। मतलब उसका अगर इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन देखें तो वो आता है 2 4, क्या आता है 2 4। तो मतलब उसके आखिरी ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसे पूरे करने के लिए और कितने चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। मतलब कार्बन के आखिरी ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो दूसरा कार्बन भी अगर उसके साथ रखा जाए तो उसमें भी ये 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये कार्बन ये 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन की आपस में शेयरिंग करते हैं और ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। और 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो तो उसे क्या कहते हैं, जैसे ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, तो फोर्थ को हम लोग क्या कहते हैं, उसे कहते हैं टेट्रा बॉन्ड। क्या कहा जाता है उसे, टेट्रा बॉन्ड कहते हैं, कि 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग जिसमें हो। सही बात है ना। तो इस तरह से ये सब कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं ना, और हमें इस चैप्टर में इस कार्बन के कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में समझना है। तो कार्बन के कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में समझे ना, ये टेट्रा बॉन्ड के बारे में, तो उसके ऊपर से कार्बन की कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज बनती है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक। और आपके 4 मार्क्स में ये पूछा जाता है कि इसे एक्सप्लेन करो, ये 2 प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करो। सिंपल सी प्रॉपर्टीज हैं जो मैं समझा रहा हूँ, वो ध्यान से सुनना। ये कोवेलेंट बॉन्ड के बाद ये आपको 1 मार्क में ऑब्जेक्टिव्स में पूछा जाता है, इन सब के, ये सिंगल, डबल, ट्रिपल या टेट्रा बॉन्ड, ये उसके लिए माइंड में रखना। अब अगर इस कार्बन की प्रॉपर्टीज देखें ना तो पता है कार्बन इतना स्पेशल एलिमेंट है कि उसकी स्पेशल 2 प्रॉपर्टीज आती हैं। पहली प्रॉपर्टी वो आती है कैटेनेशन प्रॉपर्टी। कैटेनेशन प्रॉपर्टी, तो कैटेनेशन प्रॉपर्टी किसे कहते हैं, कैटेनेशन प्रॉपर्टी वो कहलाती है कि जनरली जब भी कोवेलेंट बॉन्ड बनता है ना तो हर एक एलिमेंट दूसरे के साथ फिक्स इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। जैसे ऑक्सीजन में आखिरी में 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन ही शेयर करेगा। कभी ऐसा है कि ऑक्सीजन सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करता हो, एक बचा के रखता हो, ऐसा पॉसिबल है, नहीं है पॉसिबल। ऑक्सीजन 2 ही इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, 2 से कम नहीं कर सकता। जैसे नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन में 3 इलेक्ट्रॉन की ही शेयरिंग होती है, कभी ऐसा है कि वो 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करे, नहीं। लेकिन कार्बन की ये स्पेशल प्रॉपर्टी है, कार्बन के आखिरी में 4 इलेक्ट्रॉन है ना, तो कार्बन की ये स्पेशल कैटेनेशन प्रॉपर्टी कहलाती है कि कार्बन 1 इलेक्ट्रॉन की भी शेयरिंग कर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन की भी, 3 इलेक्ट्रॉन की भी और 4 इलेक्ट्रॉन की भी शेयरिंग कर सकता है। ये तो 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग देखी ना। लेकिन कार्बन है इजीली किसी के साथ अगर खाली 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करना हो तो भी वो कर सकता है।
किसी के साथ अगर खाली 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करने हो तो भी वो कर सकता है, या किसी के साथ 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करने हो तो भी वो कर सकता है। ये स्पेशल प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ कार्बन में है और किसी में नहीं, वो कहते हैं कैटेनेशन प्रॉपर्टी। हाँ, कार्बन के अलावा दूसरा एक एलिमेंट कहते हैं सल्फर। सल्फर भी जो है वो दूसरे के साथ अपने मन चाहे इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है। ये मन चाहे इलेक्ट्रॉन शेयर करने की बात हुई ना, कि कार्बन 1 2 3 4 जैसे चाहे वैसे इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, वैसे ही सल्फर भी। सल्फर के आखिरी में जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो वो 1 to 8 तक जितने चाहे उतने इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है। लेकिन सल्फर जब भी दूसरे के साथ शेयरिंग करता है ना, तो वो जो भी नया मटेरियल बनता है, शेयरिंग से जो भी बॉन्ड बनता है, जो भी मटेरियल बनता है, तो वो बहुत ही रिएक्टिव होता है, जो ज़्यादा यूजफुल नहीं होता। तो इसी वजह से सल्फर की प्रॉपर्टी वो इतनी स्पेशल नहीं मानी जाती। जबकि कार्बन जब भी दूसरे के साथ शेयरिंग करता है ना, और जो बॉन्ड बनाता है, भले एक इलेक्ट्रॉन 2 3 या 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता हो, कार्बन जब भी शेयरिंग करके बॉन्ड बनाता है ना, तो वो बॉन्डिंग एकदम स्टेबल रहती है। मतलब वो जो मटेरियल बनता है वो बहुत ज़्यादा यूजफुल बनता है। इसलिए कार्बन की ये प्रॉपर्टी स्पेशल प्रॉपर्टी मानी जाती है। ये एक ध्यान देना, कैटेनेशन प्रॉपर्टी, बरोबर। और दूसरा आता है, वो आता है टेट्रावैलेंसी। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी टेट्रावैलेंसी। कि टेट्रावैलेंसी मतलब कि उसकी आखिरी ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन की कमी है, उसे कहते हैं टेट्रा। टेट्रा मीन्स 4 कहते हैं, और वैलेंसी मतलब उतनी कमी होना। लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स की। और टेट्रावैलेंसी के बारे में, कार्बन के बारे में ये कहते हैं कि कार्बन कितनी पॉसिबिलिटीज में कुछ कुछ जगह पर कार्बन आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड दोनों बना सकता है। क्या बना सकता है? आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में तो समझा ना, कि वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। और आयनिक बॉन्ड क्या? कि जिसमें इलेक्ट्रॉन की गिव एंड टेक होती है। इसके आखिरी ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो मतलब वो इजीली 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे भी सकता है और दूसरे 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले भी सकता है। ये भी कार्बन की स्पेशल प्रॉपर्टी कहलाती है, लेकिन वो बहुत ही कम। कार्बन ज़्यादातर कोवैलेंट बॉन्ड ही बनाता है, आयनिक बॉन्ड ज़्यादा बनाता नहीं है, लेकिन पॉसिबिलिटीज़ है कि वो आयनिक बॉन्ड भी बना सकता है, बराबर। ये दोनों प्रॉपर्टीज दूसरे कोई एलिमेंट में नहीं आती, और इसी वजह से, इन दोनों प्रॉपर्टीज की वजह से, एक कैटेनेशन प्रॉपर्टी कि वो मन चाहे इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, और दूसरी टेट्रावैलेंसी कि उसके आखिरी में जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन कम है, इसी वजह से इजीली वो सबके साथ मिक्स हो जाता है। और किस किस के साथ? तो कार्बन ही एक ऐसा एलिमेंट है जो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन या दूसरे ऑलमोस्ट मटेरियल के साथ इजीली बॉन्ड बनाता है। और इसी वजह से तो कार्बन इजीली सबके साथ बॉन्ड बनाता है। इसी वजह से ही आज जितने भी मटेरियल हमारे आसपास है ना, उन सब में थोड़े या ज़्यादा प्रपोर्शन में कार्बन है ही। भले आप पेड़ का लकड़ा देखोगे उसमें भी कार्बन है, आपके घर का पंखा देखोगे उसमें भी कार्बन है, इस बोर्ड में, इस इंक में, हर चीज़ में थोड़े प्रपोर्शन में कार्बन होता ही है। वो किस वजह से होता है? तो इन दो स्पेशल प्रॉपर्टीज़ की वजह से, बराबर। तो ये कार्बन की दो स्पेशल प्रॉपर्टीज है, ध्यान रखना। आपको 4 मार्क में पूछा जाता है, तो बस इन दोनों प्रॉपर्टीज को ओन वर्ड्स में डिस्क्राइब करना है आपको, ठीक है। अब इनके बाद कार्बन के दूसरे बॉन्ड्स के बारे में हम लोग समझे। हाँ, तो अभी जैसे हमने समझा कि कार्बन इजीली सबके साथ अपनी बॉन्डिंग बना देता है, कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन जो भी हो, सबके साथ इजीली अपनी बॉन्डिंग बनाता है, और बॉन्डिंग बनाकर अलग अलग तरह के कंपाउंड्स बनाता है। लेकिन कार्बन जो कंपाउंड्स बनाता है, तो उसमें कौन कौन से तरह के वो कंपाउंड बना सकता है? जो पॉइंट आता है टाइप्स ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, कि कार्बन के कौन कौन से कंपाउंड्स बनते हैं, तो उसमें जनरली 2 टाइप्स आते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड उसे कहते हैं कि जिसमें कार्बन अपने सिंगल बॉन्ड की शेयरिंग करता हो। हमने अभी देखा कि कार्बन की ये स्पेशल प्रॉपर्टी है, कैटेनेशन प्रॉपर्टी, कि कार्बन इजीली 1 2 3 या 4 कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने मन चाहे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर सकता है। तो इसीलिए जिसमें कार्बन सिर्फ सिंगल बॉन्ड की शेयरिंग करता हो ना, तो उसे कहते हैं सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। और जिसमें कार्बन डबल या ट्रिपल बॉन्ड की शेयरिंग करता हो, तो उसे कहते हैं अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड, बराबर ना। सिंगल बॉन्ड में सैचुरेटेड और डबल या ट्रिपल बॉन्ड में अनसैचुरेटेड। कि जैसे अगर एक एग्जांपल देखें, तो एक एग्जांपल आता है, वो आता है इथेन का। इथेन है ना,
वो कार्बन और हाइड्रोजन का मिक्सचर है। कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग होती है कि जिसमें कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दो दो एटम्स होते हैं उसमें, और बाकी के सब हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं। तो जिसमें इथेन में अगर कार्बन के 2 एटम्स आपस में सिंगल बॉन्ड की शेयरिंग करते हो, एक एक बॉन्ड की ही शेयरिंग, और बाकी के हाइड्रोजन उसकी कमी पूरी करता हो, हाइड्रोजन तो एक ही बॉन्ड शेयर करेगा, हाइड्रोजन के पास तो है ही एक इलेक्ट्रॉन, तो वो 2 की शेयरिंग कर सकता है क्या? नहीं, हाइड्रोजन के साथ तो एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर होता है। कार्बन 1, 2 या 3, 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर सकता है। तो अगर कार्बन सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही शेयर करते हो और बाकी के सब हाइड्रोजन कमी पूरा करता हो, कि जैसे कमी मतलब क्या पूरी करना, कि एक कार्बन है तो उस कार्बन के आखिरी ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उसे दूसरे 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो समझो अगर ये कार्बन है तो एक इलेक्ट्रॉन तो इसको यहाँ से मिल गया, और बाकी के 3 इलेक्ट्रॉन उसे हाइड्रोजन दे देगा। तो इस कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन हो गए ना। उसी तरह से इस कार्बन के पास भी ये 4 इलेक्ट्रॉन इस तरह से पूरे हो जाएंगे कि इस कार्बन के पास भी ये 3 हाइड्रोजन और एक कार्बन से शेयरिंग होगी। तो ये कार्बन के बीच में कैसी शेयरिंग हुई? सिंगल बॉन्ड, ये एक लाइन मतलब सिंगल बॉन्ड की शेयरिंग, उसे कहते हैं सैचुरेटेड कार्बन। बराबर, सिंगल बॉन्ड की शेयरिंग। अब अगर यही कार्बन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता हो, यहाँ इक्वल टू की साइन नहीं, ये कहलाता है 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब डबल बॉन्ड कहलाता है, डबल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, मतलब ये कार्बन इसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और ये भी इसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, और बाकी की कमी हाइड्रोजन पूरी करेगा। अब जैसे इस कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इसके साथ हो गई, बाकी के 2 हाइड्रोजन उसे मिलेंगे। इस कार्बन को भी 4 इलेक्ट्रॉन की जरूर होती है, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इसके साथ हो गई और बाकी के 2 हाइड्रोजन यहाँ पर होते हैं। बरोबर ना? तो ये क्या हो गया? ये हो गया कार्बन का डबल बॉन्ड, उसे कहते हैं अनसैचुरेटेड कार्बन। उसी तरह से अगर ट्रिपल बॉन्ड भी होता तो वो अनसैचुरेटेड कहलाता। बरोबर, तो ये कार्बन की प्रॉपर्टी है कि वो सिंगल, डबल या ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है, और उसके हिसाब से सिंगल बॉन्ड मतलब सैचुरेटेड, डबल ट्रिपल बॉन्ड मतलब अनसैचुरेटेड। और कार्बन की दूसरी भी एक खासियत है कि जब वो कंपाउंड बनाता है ना, तो कंपाउंड बनाते वक्त जो बॉन्ड वो तैयार करता है, उस बॉन्ड के भी अलग अलग फॉर्म्स वो तैयार कर सकता है। जो पॉइंट आता है फॉर्म्स ऑफ कार्बन बॉन्डिंग, कार्बन बॉन्डिंग के अलग अलग फॉर्म्स मतलब अलग अलग टाइप्स ही कह लो, कि कार्बन एक दूसरे के साथ जब बॉन्ड बनाता है तो वो चेन फॉर्म भी बना सकता है, ब्रांच फॉर्म भी बना सकता है, और रिंग फॉर्म भी बना सकता है। कार्बन की ये भी स्पेशल प्रॉपर्टी है कि वो चेन फॉर्म, ब्रांच फॉर्म और रिंग फॉर्म बना सकता है। जैसे एक एग्जांपल दूं, एक कॉमन एग्जांपल, आपको एग्जाम में भी ये पूछा जाता है कभी कि भाई ब्यूटेन के बारे में, ब्यूटेन के अलग अलग फॉर्म्स। ब्यूटेन जिसकी फॉर्मूला आती है C4H10। अब ये ब्यूटेन का अगर चेन फॉर्म का है ना, चेन फॉर्म मतलब सभी कार्बन एक लाइन में हो, जैसे कि जिसमें C4 कार्बन के 4 एटम्स होते हैं, वो 4 एटम्स एक ही लाइन में हो। बरोबर, तो इसे चेन फॉर्म कहते हैं, एक ही लाइन में चारों एटम्स हैं, और बाकी के सब की कमी वो कौन पूरी करता है? हाइड्रोजन पूरी करता है। कि जैसे देखो, इस कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, एक इसके साथ मिला, बाकी के 3 हाइड्रोजन उसे मिलेंगे। इस कार्बन को भी 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक यहाँ से मिलता है, एक यहाँ से मिलता है, और बाकी के 2 हाइड्रोजन पूरी करता है। इसको भी ये बाकी के 2 हाइड्रोजन, और इसको भी 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक कार्बन के साथ मिलता है और बाकी के 3 हाइड्रोजन से मिलेंगे। तो ये कहलाया C4 और H10। बरोबर, और ये ब्यूटेन का कौन सा फॉर्म कहलाया? ये कहलाया चेन फॉर्म, एक चेन में है। लेकिन अगर यही ब्यूटेन ब्रांच फॉर्म बनाता हो, ब्रांच फॉर्म भी वो बना सकता है, जैसे कि ये, कि अगर कार्बन ब्रांच फॉर्म मतलब कि सपोज कोई एक कार्बन में से दूसरे भी जो है वो कार्बन की शेयरिंग होती हो, तो इसे ब्रांच फॉर्म कहते हैं। मतलब एक लाइन में नहीं है, चेन की फॉर्म में नहीं है, ब्रांचेस निकली एक ही कार्बन के साथ, मतलब एक ही कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा है इसके साथ, ये ब्रांच फॉर्म कहलाता है। और बाकी की कमी तो हाइड्रोजन पूरी करेंगे। बरोबर ना? कि जैसे इस कार्बन के पास, तो इस कार्बन के पास भी 3 हाइड्रोजन आएंगे, एक कार्बन इससे मिलेगा, बाकी के 3 हाइड्रोजन।
इस कार्बन के पास भी जो है वो 3 हाइड्रोजन्स होंगे, बराबर। इसके पास भी जो है वो 3 हाइड्रोजन होंगे इसमें, और इसके पास एक ही हाइड्रोजन होगा ऊपर या नीचे जहां पर भी लिखो, क्योंकि इस कार्बन को 3 कार्बन तो इसे मिलते हैं, बाकी का एक हाइड्रोजन, तो सबके पास 4 4 पूरे होंगे ना, तो भी ये C4 और H10 कहलाया। इसमें भी कार्बन 4 ही है और हाइड्रोजन के 10 हैं, लेकिन ये कहलाता है चेन फॉर्म और ये कहलाता है ब्रांच फॉर्म। तो ब्यूटेन के ये दोनों क्या कहलाते हैं पता है? आइसोमर्स कहलाते हैं। जब एक ही मटेरियल दो अलग अलग फॉर्म में, दो अलग अलग रूप में दिखाई देता हो ना, तो वो उसके आइसोमर्स कहलाते हैं। ये ब्यूटेन के अलग अलग आइसोमर्स हैं, बरोबर। और इससे फर्क क्या पड़ता है पता है? ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, तो उसमें बहुत बड़ा फर्क है। जब कोई भी मटेरियल चेन फॉर्म में हो या उससे बदले ब्रांच फॉर्म में हो, तो उसकी पूरी प्रॉपर्टीज बदल जाती है, उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पूरी चेंज हो जाती है। और इसी वजह से कार्बन कैसा बॉन्ड बनाता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिकल इंडस्ट्रीज में या कहो केमिकल फील्ड में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो कैसा बॉन्ड है, चेन या ब्रांच, क्योंकि उससे जो है वो पूरी की पूरी उसकी प्रॉपर्टीज ही चेंज हो जाती है। ये आप लोग अभी नहीं, आगे के स्टैंडर्ड्स में सीखोगे। और इसके अलावा कार्बन जो है वो रिंग फॉर्म भी बनाता है। रिंग फॉर्म मतलब चेन फॉर्म समझ गया ना, कि जैसे जो है वो सीधी लाइन में हो। ब्रांच फॉर्म जब कार्बन की अलग अलग ब्रांचेस बनाई जाती हो। और रिंग फॉर्म मतलब, तो रिंग फॉर्म में एक एग्जांपल अच्छा आता है, वो आता है हेक्सेन का। कि हेक्सेन में ना कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कार्बन के, 6 एटम्स होते हैं, और बाकी के हाइड्रोजन। और वो अगर रिंग फॉर्म में हो, रिंग फॉर्म मतलब ऐसा फॉर्म कि जिसमें कार्बन के 6 एटम्स वो एक रिंग की तरह या कहो एक सर्कल की तरह वो बनाते हो, सीधी लाइन में नहीं, लेकिन एक सर्कल की तरह अगर कार्बन आते हो, तो उसे रिंग फॉर्म कहलाता है। और हर एक कार्बन में जितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, वो कमी बाकी के हाइड्रोजन पूरी करते हैं। कि जैसे देखो ये कार्बन है, तो इस कार्बन को 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से मिल गए, बाकी के 2 उसे हाइड्रोजन देगा। ये कार्बन को भी 2 इलेक्ट्रॉन्स तो मिल जाते हैं, बाकी के 2 उसे हाइड्रोजन देंगे, बरोबर ना। भले यहाँ पे लिखो या हाइड्रोजन को भले ऐसे लिखा करो तो भी ठीक है। इस कार्बन के साथ भी 2 हाइड्रोजन होंगे, इस कार्बन के साथ भी 2 हाइड्रोजन, क्योंकि हर एक कार्बन में 4 4 इलेक्ट्रॉन्स तो चाहिए ना। 2 यहाँ से शेयरिंग होंगे, बाकी के 2 तो हाइड्रोजन से मिलेंगे ना। इसके साथ भी जो है वो 2 हाइड्रोजन्स होंगे, और इसके साथ भी। तो ये कार्बन का रिंग फॉर्म कहलाया, बराबर। कार्बन ऐसा भी फॉर्म बना सकता है, ठीक है। और अगर रिंग फॉर्म बनाता हो ना, तो उसे हम लोग कहते हैं साइक्लो। जैसे अगर ये हेक्सेन है तो उसे नाम दिया जाता है साइक्लोहेक्सेन। अगर और कोई मटेरियल रिंग फॉर्म में होता तो उसके नाम के आगे साइक्लो लगता है। भाई साइक्लोहेक्सेन मतलब साइकिल फॉर्म या तो रिंग फॉर्म में बना जाता है ये। समझ आ रही है बात? तो कार्बन चेन, ब्रांच या रिंग तीनों तरह से अपनी बॉन्डिंग बना सकता है। इसी वजह से तो ये देखो, अभी तक तो हम सब उसकी समझो कार्बन की तारीफ ही समझ रहे हैं। ये सब कार्बन की अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं। जो पहले 2 प्रॉपर्टी समझी, इसके अलावा कार्बन ऐसे बॉन्ड बनाता है, इस तरह से भी कार्बन बॉन्ड बना सकता है। इसी वजह से कार्बन जो है वो हर जगह पर अवेलेबल है, हर जगह पर हर तरह से अवेलेबल है। क्योंकि कार्बन ऐसा मटेरियल हो गया ना कि उसको जैसे चाहे वैसे कोई भी जगह पर एडजस्ट हो जाता है वो। भले सीधे चेन फॉर्म में नहीं तो ब्रांच फॉर्म में, वो नहीं तो रिंग फॉर्म में, नहीं तो सेचुरेटेड या अनसेचुरेटेड, कोई भी तरह से कार्बन हर मटेरियल में एडजस्ट हो जाता है, बरोबर। तो ये भी एक पॉइंट ध्यान रखना, कार्बन कैसे कंपाउंड्स बनाता है या कैसे बॉन्ड बनाता है। तो अब इसके बाद हमें चैप्टर का दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें। फिर उसके बाद एक पॉइंट आता है, जो पॉइंट आता है फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप हम लोग किसे कहते हैं? कि कार्बन कंपाउंड के फंक्शनल ग्रुप, जो कहलाता है कि व्हेन सिमिलर कार्बन कंपाउंड्स पुट टुगेदर इन वन ग्रुप इज कॉल्ड अ फंक्शनल ग्रुप। सिमिलर कार्बन कंपाउंड्स, अब जैसे आप लोगों को मैंने बताया कि भाई कार्बन ऑलमोस्ट सबके साथ मिक्स हो जाता है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जो पहले भी हमने देखा। अब कार्बन किसी के भी साथ अपना बॉन्ड बनाता हो ना, चलो एक हाइड्रोजन का एग्जांपल लेते हैं, तो वो हाइड्रोजन के साथ जब बॉन्ड बनाता हो, तो उस बॉन्डिंग में अगर सेम टाइप के बॉन्डिंग
सेम टाइप के बॉन्डिंग को सबको एक ग्रुप में रखा जाए ना, तो उसे फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। जैसे एक फंक्शनल ग्रुप का एग्जांपल दूं, तो एक फंक्शनल ग्रुप आता है एल्केन। एक एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ ये कि फंक्शनल ग्रुप प्रॉपरली किसे कहते हैं। एक फंक्शनल ग्रुप आता है एल्केन, एल्केन नाम का फंक्शनल ग्रुप। अब इसे एल्केन में हाइड्रोजन और कार्बन ये दोनों सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। सिर्फ कैसा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। अब उसमें कार्बन के अगर एलिमेंट्स को एक एक करके हम लोग इंक्रीज करते जाएं, बढ़ाते जाएं, कि जैसे आपको पता है कुछ पर्टिकुलर कार्बन के नेम्स आते हैं, कि जैसे मीथेन, मीथेन, उसके बाद इथेन, फिर प्रोपेन, फिर ब्यूटेन, फिर पेंटेन एंड हेक्सेन। कि इसमें मीथेन, मीथेन मतलब कहलाता है कार्बन का एक एटम। कार्बन के कितने एटम्स हो? एक एटम। इथेन मतलब कहलाता है कार्बन के दो एटम्स। प्रोपेन मतलब कहलाता है कार्बन के तीन एटम्स। ब्यूटेन कार्बन के चार एटम। पेंटेन कार्बन के पांच एटम होते हैं। और हेक्सेन में कार्बन के छह एटम्स होते हैं। तो देखो ये एक सीरीज की तरह कहलाया ना, कि हाँ भाई कार्बन के एक एक एटम बढ़ाते जाओ और उसमें हाइड्रोजन के साथ सब में कैसा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। मतलब अगर कार्बन का एक एटम हो तो उसे कहते हैं सी और H4। ये मीथेन की फार्मूला CH4। अगर इथेन हो तो उसमें कार्बन के दो एटम C2 और H6, बराबर। प्रोपेन हो तो उसमें कार्बन के तीन एटम C3 और H8। ब्यूटेन में कार्बन के चार एटम होते हैं C4 और H10। पेंटेन में पांच होते हैं C5 और H12, हाइड्रोजन के 12 उसमें। हेक्सेन में सिक्स होते हैं कि C6 और H14। तो यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन के ही बॉन्ड है। ये सब कैसे बनी फॉर्मूला वो भी बताता हूँ मैं, कि यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन के ही बॉन्ड हैं और सब कैसे बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। तो सभी कार्बन और हाइड्रोजन के सिंगल बॉन्ड, भाई कार्बन के एक एटम के साथ सिंगल बॉन्ड, कार्बन के दो एटम के साथ सिंगल बॉन्ड, तीन के साथ सिंगल बॉन्ड, चार पाँच छः के साथ, सबके साथ सिंगल बॉन्ड। और सिंगल बॉन्ड वाला एक ग्रुप बना लिया हमने, कार्बन और हाइड्रोजन के सिंगल बॉन्ड वाला एक ग्रुप बना लिया, जिसे नाम दे दिया एल्केन। और ये कहलाया हमारा फंक्शनल ग्रुप। कि व्हेन सिमिलर कार्बन कंपाउंड्स, ये एक तरह के कार्बन कंपाउंड, हाँ भाई इसमें सब कार्बन और हाइड्रोजन के सिंगल बॉन्ड ही हैं। तो ये सिमिलर कार्बन कंपाउंड जब एक ही ग्रुप में रखे जाते हो ना, तो उसे फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। और उसमें जो ये सीरीज बनती है ना, 1 2 3 4 5 6, भाई कार्बन का 1 2 3 4, ये जो सीरीज बनती है, इस सीरीज को हम लोग कहते हैं होमोलॉजियस सीरीज। इसे क्या कहते हैं? होमोलॉजियस सीरीज कहलाती है। हाँ भाई एक ही तरह की सीरीज के जिसमें सेम कंपाउंड्स हैं, खाली कार्बन के एटम्स उसमें बढ़ते जाते हैं, ये कंप्लीट सीरीज। और ये पूरा ग्रुप कहलाता है फंक्शनल ग्रुप। अब जैसे इसमें ही दूसरा एक ग्रुप आता है, वो आता है एल्कीन ग्रुप, बराबर। वो क्या आता है? एल्कीन ग्रुप। कि जहाँ पर एल्कीन ग्रुप में कार्बन और हाइड्रोजन के डबल बॉन्ड होते हैं। कैसे बॉन्ड? डबल बॉन्ड। और वैसे ही एक ग्रुप आता है, वो आता है एल्काइन ग्रुप, कि जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। कैसे बॉन्ड होते हैं? ट्रिपल बॉन्ड। ये कहलाता है सिंगल बॉन्ड, ये कहलाता है डबल बॉन्ड। कार्बन और हाइड्रोजन के ही डबल बॉन्ड, और ये कार्बन और हाइड्रोजन के ट्रिपल बॉन्ड, बराबर। तो जैसे सिंगल बॉन्ड वाला एक ग्रुप बना लिया तो ये एक फंक्शनल ग्रुप कहलाया। ये डबल बॉन्ड वाला एक ग्रुप बना लिया हमने पूरा, तो वो भी एक दूसरा फंक्शनल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप कहलाया डबल बॉन्ड का। और ये ट्रिपल बॉन्ड का एक फंक्शनल ग्रुप बना। समझ में आ रही है ना फंक्शनल ग्रुप किसे कहते हैं? और इसमें ना हर एक ग्रुप की पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, पर्टिकुलर नेम दिए जाते हैं। हर एक ग्रुप को क्या दिया जाता है? पर्टिकुलर नेम, जिसे कहते हैं हम लोग केमिकल लैंग्वेज में या साइंटिफिक लैंग्वेज में, उसे कहते हैं उस ग्रुप का नॉमेनक्लेचर करना। क्या करना? नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर मतलब उसका नामकरण करना, नाम देना उसे। कि जैसे देखो, पता है कोई भी सिंगल बॉन्ड के वो हो ना,
ये जैसे एल्केन ग्रुप के कोई भी मटेरियल हो ना, तो उसमें नाम के पीछे ANE लगता है। क्या लगता है? ANE। जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, सब में ANE लगता है। ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। अब अगर इसी का ही डबल बॉन्ड बनाना हो तो एल्कीन सीरीज बनता है, उसमें सब नाम के पीछे डबल बॉन्ड के लिए ENE लगता है। डबल बॉन्ड हो तो नाम के पीछे क्या लगता है? ENE। मतलब उसमें इथेन हो ना, तो इसको इथेन नहीं कहेंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड में उसका नाम क्या देंगे? इथीन। क्या नाम देंगे उसे? इथीन। कि भाई ENE लगेगा उसमें, बरोबर। इथीन आता है उसमें। अगर प्रोपेन हो तो डबल बॉन्ड के लिए उसे नाम देंगे प्रोपीन। क्या नाम देंगे? प्रोपीन। ब्यूटेन हो तो उसे कहेंगे ब्यूटीन। पेंटेन हो तो पेंटीन कहेंगे। और हेक्सेन हो तो हेक्सीन। और उसी तरह से ट्रिपल बॉन्ड हो ना, तो ट्रिपल बॉन्ड में YNE नाम लगता है। YNE। YNE मतलब कि भाई उसमें वो ट्रिपल बॉन्ड का बना। मतलब अगर उसमें इथेन हो तो इथेन का ट्रिपल बॉन्ड कहेंगे इथाइन। क्या कहेंगे उसे? इथाइन कहेंगे उसे। कि प्रोपेन हो तो उसे कहेंगे प्रोपाइन। ब्यूटेन हो तो ब्यूटाइन। पेंटेन का पेंटाइन। और हेक्सेन का हेक्साइन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए। एक चीज ध्यान रखना कि ऊपर मीथेन है, मीथेन का डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनता। मीथेन का डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनता, बाकी सबका बनता है। क्यों मीथेन का नहीं बनता? क्योंकि मीथेन में कार्बन का एक ही एटम है, और एक अकेला एटम खुद के साथ ही कैसे डबल बॉन्ड बनाएगा? डबल बॉन्ड के लिए कम से कम कार्बन के 2 एटम तो चाहिए, तो वो डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे ना। सही बात है ना। एक अकेला वो कैसे? हाइड्रोजन के साथ तो पॉसिबल ही नहीं है डबल या ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन खुद के साथ ही डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा यहाँ। तो मीथेन का डबल ट्रिपल नहीं आता, हाँ बाकी सबका आता है डबल और ट्रिपल बॉन्ड। तो हर एक ग्रुप का पर्टिकुलर नाम होता है, ठीक है। अब इनके नाम के अलावा दूसरा, हर एक ग्रुप की पर्टिकुलर फॉर्मूला होती है कि जिससे ये सब उनके इलेक्ट्रॉन्स के नंबर पता चले। जैसे एल्केन सीरीज है ना, तो एल्केन सीरीज में कार्बन और हाइड्रोजन की फॉर्मूला आती है CnH2n+2। CnH2n+2 ये उसकी फॉर्मूला आती है। मतलब कार्बन के जितने भी एटम्स हो, हाइड्रोजन में उसका डबल करके 2 ज्यादा, डबल करके +2। मतलब जैसे अगर कार्बन का एक एटम है तो यहाँ 1, और यहाँ 2 1 ज़ा 2, 2 + 2 4, तो हाइड्रोजन के 4। अगर समझो कार्बन के 4 हैं, 4 नंबर पे कार्बन के 4, C4, तो कार्बन के 4 C4, तो यहाँ पर 2 4 ज़ा 8, 8 + 2 10, तो C4 और H10। तो एल्केन सीरीज हो तो उसका पर्टिकुलर ये फॉर्मूला बनती है। हर फंक्शनल ग्रुप की पर्टिकुलर ऐसे रूल्स या ऐसी फार्मूलाज आती हैं। यहाँ तो मैंने खाली ये 2-3 एग्जांपल दे रहा हूँ कि एल्केन सीरीज की, जैसे एल्कीन सीरीज है तो एल्कीन सीरीज की फार्मूला आती है CnH2n। 2n मतलब उसका डबल। मतलब अगर उसमें मीथेन का तो चलो डबल नहीं बनता है, इथेन का डबल बॉन्ड बनाओ तो वो बनेगा इथीन। और इथीन की फॉर्मूला क्या? तो इथीन में कार्बन के 2 होते हैं ना, कार्बन के तो 2 ही होंगे, सेकंड नंबर पे है, इथीन कहेंगे उसे। कार्बन के 2, तो हाइड्रोजन के कितने होंगे? 2n, उसका डबल 4। अगर कार्बन के 3, समझो प्रोपेन का प्रोपीन, तो हाइड्रोजन के उसके डबल हो जाएंगे 6। अगर कार्बन के 4, तो हाइड्रोजन के डबल 8। बरोबर ना। ब्यूटेन का ब्यूटीन, ऐसे किसी की भी फॉर्मूला बना सकते हैं ना। और अगर एल्काइन है ना, तो एल्काइन की फॉर्मूला आती है CnH2n-2, 2n-2, मतलब उसका डबल करके कार्बन के जितने भी एटम्स हो उसका डबल करके 2 माइनस। बरोबर। मतलब कि देखो पहले मीथेन, तो मीथेन का ट्रिपल बॉन्ड तो बनेगा नहीं। इथेन का अगर बनाओ तो इथेन का ट्रिपल बॉन्ड कहलाता है इथाइन। क्या कहलाता है वो? इथाइन कहलाता है। तो मतलब उसकी फॉर्मूला आती है कार्बन के 2 और हाइड्रोजन के डबल करके 2 माइनस, तो इसका डबल 4, 4 में से 2 माइनस, तो 2 C2H2, ये इथाइन की फॉर्मूला। प्रोपाइन की फॉर्मूला अगर बनानी हो तो प्रोपाइन की फॉर्मूला में कार्बन के 3 और हाइड्रोजन के डबल करके 2 माइनस,
तो डबल करो इसके 6 में से 2 माइनस, तो हाइड्रोजन के 4। अगर यहाँ पर ब्यूटेन, तो ब्यूटेन का ट्रिपल बॉन्ड होता है ब्यूटाइन, उसमें कार्बन के 4 एटम्स और हाइड्रोजन के डबल में 2 माइनस, तो हाइड्रोजन के डबल 8 में से 2 माइनस 6। तो ऐसे बना सकते हैं ना किसी की भी फॉर्मूला, बरोबर। तो फंक्शनल ग्रुप किसे कहते हैं वो ध्यान आ रहा है ना। जब ये सिमिलर टाइप के आइटम्स या कंपाउंड सेम ग्रुप में रखे जाते हो तो उसे फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। कभी आपको एग्जाम में पूछे कि फंक्शनल ग्रुप और उसके 1-2 एग्जाम्पल बताओ, तो ये लिख दिया करो डेफिनेशन, और उसमें ये 3 एग्जाम्पल बता दिया करो। एग्जाम्पल जब भी आपको पूछे तो ये 3 भले एक टेबल की तरह बना लिया करो जैसे मैंने बनाया है, बरोबर। और दूसरे बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप आते हैं कि जिसमें अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप, कार्बोजाइलिक फंक्शनल ग्रुप, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, ऐसे बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स आते हैं। जिसमें अगर आपको देखना हो तो आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 68 पे है, जो पूरा एक टेबल बना हुआ है। पेज नंबर 68 पे वो ऑब्जेक्टिव उसकी तरह याद करना आपकी टेक्स्ट बुक का, बरोबर। वो मैंने पूरा लिखा नहीं है यहाँ पर। वो ऑब्जेक्टिव उसकी तरह याद करना कि जिसमें फंक्शनल ग्रुप की पूरी डिटेल उसमें दी गई है, बरोबर। तो फंक्शनल ग्रुप के बारे में पता चला ना। अब चैप्टर का आखिरी पॉइंट कुछ कार्बन कंपाउंड्स के बारे में हम लोग समझे, ठीक है। अब यहाँ पर आपको 2 कार्बन कंपाउंड्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, एक इथेनॉल और एक इथेनॉइक एसिड। इथेनॉल्स के बारे में सबसे पहले अगर समझें तो इथेनॉल जिसकी फार्मूला आती है CH2CH3OH, या दूसरा नाम उसे अल्कोहल कहते हैं। इथेनॉल खुद अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप का है, बरोबर ना। अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप, जो मैंने अभी आपको सब फंक्शनल ग्रुप बताया, मैंने बताया ना टेक्स्ट बुक में है सब लिखे हुए, उसमें अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप का ये मटेरियल है, ये कंपाउंड है। इसका यूज़ कहाँ होता है इथेनॉल का, तो इथेनॉल का यूज़ जनरली ड्रिंक्स बनाने में। जो भी ये ड्रिंक्स आती है इथेनॉल, अल्कोहल या नॉर्मल हम लोग जो दारू कहते हैं वो ड्रिंक्स बनाने में उसका यूज़ होता है। और ये ड्रिंक्स जनरली हमारे बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल होती है। ये इथेनॉल को अगर बहुत थोड़े से प्रोपोर्शन में लिया जाए ना तो वो दवाई की तरह काम करता है। कितनी जगह पर आपने सुना होगा कि भाई किसी को सर्दी खांसी हो जाती है ना तो ब्रांडी पिलाते हैं, बरोबर। वो ब्रांडी पिलाते हैं, ये इथेनॉल ही होता है, जो बहुत ही थोड़े प्रोपोर्शन में एक चम्मच की तरह लिया जाए तो वो क्या कहलाता है, दवाई की तरह काम करता है। लेकिन अगर इथेनॉल बहुत ज़्यादा प्रोपोर्शन में लिया जाए तो वो हमारी बॉडी को डैमेज करते हैं। और दारू पीने से कितने नुकसान होते हैं आप सबको पता ही है। एकदम जो प्योर इथेनॉल आता है ना, प्योर अल्कोहल, जिसे जो है वो लट्ठा कहते हैं, लट्ठा, प्योर अल्कोहल। उस प्योर अल्कोहल को तो अगर थोड़े प्रोपोर्शन में भी कंज्यूम किया जाए ना तो वो बॉडी को हद से ज़्यादा डैमेज करता है। कैंसर जैसी बीमारियां, लिवर डैमेज जैसी बीमारियां उसकी वजह से होती है, बरोबर। तो इनका यूज़ ड्रिंक्स में होता है लेकिन वो बॉडी को बहुत डैमेज करता है। और इसी इथेनॉल का मेडिसिन में भी यूज़ होता है। मेडिसिन में जैसे कि टिंचर आयोडीन बनाना, टिंचर आयोडीन मतलब नॉर्मल आप लोग समझो जैसे डेटोल आता है, बरोबर। डेटोल जैसी चीज़ें बनाने में भी यूज़ होता है, कफ सिरप बनाने में, सैनिटाइजर्स बनाने में। तो ये सब चीज़ों में भी इथेनॉल का यूज़ होता है। और इथेनॉल की कुछ प्रॉपर्टीज़ दी गई है। ये आपको पूछा जाता है अगर कि भाई इथेनॉल की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ बताओ, तो आपके टेक्स्ट बुक में 2 रिएक्शंस दिए हुए हैं। सबसे पहले इथेनॉल को सोडियम के साथ रिएक्ट करो, इथेनॉल और सोडियम को मिक्स करो तो वो बनता है सोडियम इथॉक्साइड प्लस H2 प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। ये नाम सिर्फ याद रखना, अगर कभी पूछे कि इथेनॉल की प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करो तो ये सिर्फ 2 प्रॉपर्टीज, भले सिर्फ नेम वाइज, भले केमिकल फार्मूला वाइज नहीं तो नेम वाइज लिख देना, लेकिन याद रखना इथेनॉल को सोडियम के साथ ऐड करो तो सोडियम इथॉक्साइड बनता है और प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। या तो फिर इथेनॉल को अगर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, कॉन्सेंट्रेटेड मतलब एकदम प्योर, प्योर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिक्स करके 443 केल्विन टेम्परेचर पे गर्म किया जाए इथेनॉल को, तो उनमें से अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन सकता है। इथेनॉल जनरली सैचुरेटेड है, सिंगल बॉन्ड का बना हुआ, लेकिन उसको अगर डबल बॉन्ड बनाना हो इथेनॉल को तो उसमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ मिक्स करके, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिक्स करके 443 केल्विन टेम्परेचर पे गर्म करते हैं तो वो अनसैचुरेटेड बन जाता है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है, बराबर। और जैसे इथेनॉल के बारे में समझा ना, वैसे ही इथेनॉइक एसिड, इथेनॉइक एसिड जिसकी फार्मूला आती है CH3COOH, जिसका दूसरा नाम एसिटिक एसिड है,
बराबर। ये ग्रुप ऑफ कार्बोजाइलिक एसिड का है, जो भी फंक्शनल ग्रुप आते हैं उसमें कार्बोजाइलिक एसिड ग्रुप का ये कंपाउंड है इथेनोइक एसिड। इसका यूज़ कहाँ पर, तो जनरली इथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड में वाटर मिक्स करके, थोड़े से प्रोपोर्शन में वाटर मिक्स करके उसमें से विनेगर बनाया जाता है, जिस विनेगर का यूज़ खाने में होता है ना, चीज़ों को स्वादिष्ट बनाने के लिए, या जैसे पिकल्स वगैरह आती है, अचार आती है, उसे लॉन्ग टाइम तक टिकाने के लिए, तो विनेगर इसमें से बनता है इथेनोइक एसिड में से। और दूसरा, इथेनोइक एसिड जो है वो जनरली विंटर सीजन में एकदम फ्रीज हो जाता है, जम जाता है, बर्फ़ की तरह जम जाता है, और इसी वजह से इसका दूसरा नाम ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी कहते हैं। ग्लेशियल मतलब जमा हुआ, वो ठंडी में जल्दी से जम जाता है, और कितनी बार है इसका यूज़ फिर जो है वो ड्राई आइस की तरह भी होता है, ड्राई आइस के सब्सटीट्यूट में इसका यूज़ किया जाता है, बराबर। और इथेनोइक एसिड की भी अगर कुछ प्रॉपर्टीज़ देखें कि इथेनोइक एसिड अलग अलग चीज़ों से क्या रिएक्शन करता है, तो सबसे पहले इथेनोइक एसिड को अगर इथेनॉल के साथ मिक्स करो, इथेनोइक एसिड और इथेनॉल को अगर मिक्स किया जाए और उसमें एसिड को, कोई भी जनरल एसिड को जो है वो एज अ कैटलिस्ट यूज़ किया जाए। कैटलिस्ट मतलब उस रिएक्शन को जल्दी करने के लिए अगर कोई एसिड यूज़ किया जाए, तो इथेनोइक एसिड और इथेनॉल का मिक्सचर वो बनाता है ईस्टर। ईस्टर बनाता है, ईस्टर और प्लस वाटर अलग होता है। ये पूरी प्रोसेस है ना, एस्ट्रीफिकेशन प्रोसेस कहते हैं, इसमें से ये ईस्टर या एस्टर बनता है। ये पूरी प्रोसेस एस्ट्रीफिकेशन प्रोसेस कहलाती है। और इसका यूज़ कहाँ होता है ईस्टर का, तो ईस्टर जो तैयार होता है ना इसमें से, वो बहुत ही स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस होता है, बहुत ही जो है वो अच्छी खुशबू वाला सब्सटेंस, और इसी वजह से इसका यूज़ परफ्यूम या दूसरी ऐसी कोई भी सुगंधीदार चीज़ें बनाने में यूज़ होता है। कॉस्मेटिक की चीज़ें आती है ना जिसमें अच्छी खासी सुगंध हो, तो वैसी चीज़ें इनमें से बनती है। इथेनोइक एसिड को इथेनॉल में मिक्स करो तो ये ईस्टर बनता है, बराबर। और ये जो ईस्टर है ना, इस ईस्टर को फिर से अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ईस्टर कन्वर्टेड बैक टू अल्कोहल एंड सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोजाइलिक एसिड। ईस्टर के ऊपर प्रोसेस करके उसको फिर से उसमें से अल्कोहल अलग कर सकते हैं, ये इथेनॉल या अल्कोहल। सो ये पॉइंट याद रखना कि ईस्टर कन्वर्टेड बैक टू अल्कोहल एंड सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोजाइलिक एसिड। सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोजाइलिक एसिड मतलब ये इथेनोइक एसिड ही हुआ कि इसमें से इथेनॉल और इथेनोइक एसिड फिर से अलग कर सकते हैं, और ये प्रोसेस कहलाती है सेपोनिफिकेशन प्रोसेस, कि इनमें इनको मिक्स करके ईस्टर बनाना और ईस्टर को अलग करके फिर से ये दोनों तैयार करना। तो ये उल्टी प्रोसेस वो कहलाती है सेपोनिफिकेशन प्रोसेस, क्योंकि ये उल्टी प्रोसेस के वक्त ही उसमें से सोप बनाया जाता है। क्या बनाते हैं, सोप, जो साबुन हम लोग यूज़ करते हैं वो। और दूसरी इसकी प्रॉपर्टी आती है कि इथेनोइक एसिड को अगर बेस के साथ मिक्स किया जाए, कोई भी बेस है, जैसे यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH, तो इथेनोइक एसिड को अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस के साथ मिक्स किया जाए तो वो बनाएगा सोडियम एसेटेट प्लस वाटर अलग होगा, बराबर। एंड अगर इथेनोइक एसिड को कार्बोनेट्स या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ मिक्स करें, इथेनोइक एसिड को कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अगर मिक्स किया जाए तो वो बनाएगा सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सॉल्ट CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस H2O वाटर, बराबर। तो ये प्रॉपर्टीज इनमें ध्यान देना, अगर इथेनोइक एसिड की प्रॉपर्टीज पूछे तो ये 3 प्रॉपर्टीज लिख सकते हो, बराबर है। और उसके बाद चैप्टर का आखिरी पॉइंट आता है, वो आता है सोप और डिटर्जेंट। सोप और डिटर्जेंट जो हमने आगे वो सेपोनिफिकेशन प्रोसेस देखी ना, कि भाई ईस्टर को फिर से अल्कोहल और कार्बोजाइलिक एसिड में कन्वर्ट किया जाता है, उसे सेपोनिफिकेशन प्रोसेस कहते हैं, और उसी प्रोसेस के थ्रू सोप और डिटर्जेंट बनाए जाते हैं। जनरली सोप कहते हैं कि सोप आर सोडियम और पोटेशियम सोल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोजाइलिक एसिड। कार्बोजाइलिक एसिड का बना हुआ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट है। मतलब सोप किस में से बनता है, तो सोडियम और पोटेशियम ये उसके मेन एलिमेंट्स हैं सोप के। और डिटर्जेंट तो कहते हैं डिटर्जेंट आर एमोनियम और सल्फेट सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोजाइलिक एसिड। डिटर्जेंट भी कार्बोजाइलिक एसिड से ही बनता है, उनमें से ही बनता है, लेकिन उसमें एमोनियम और सल्फेट ये उसके सॉल्ट या वो मेन एलिमेंट होते हैं। सोप और डिटर्जेंट में मेन डिफरेंस यही है कि सोप सोडियम या पोटेशियम का बना हुआ होता है, जबकि डिटर्जेंट एमोनियम या तो सल्फेट का बना हुआ होता है, और दोनों का वर्क यही है, सरफेस को क्लीन करना।
सोप और डिटर्जेंट क्या काम आते हैं? तो कोई भी सरफेस को क्लीन करना। हम जो साबुन यूज करते हैं कि अगर हाथ गंदे हो गए हो तो साबुन से धो देते हैं कि हाथ के ऊपर की जो भी गंदगी है, जो भी डस्ट पार्टिकल्स हैं, वो डस्ट पार्टिकल हट जाए उसके लिए ना। या डिटर्जेंट का यूज हम लोग कपड़ों के लिए करते हैं कि कपड़ों पे जो भी डस्ट पार्टिकल्स हो वो हट जाए, तो उसके लिए डिटर्जेंट यूज करते हैं। तो क्लीनिजिंग प्रोसेस के लिए ही सोप और डिटर्जेंट यूज होता है ना। और पता है इनकी स्पेशल बात ये है कि सोप और डिटर्जेंट इस तरह से वर्क करते हैं कि सिर्फ सरफेस के ऊपर की चीज ही, जो डस्ट पार्टिकल ही हटे, सरफेस को कोई भी तरह का डैमेज ना हो। जैसे जब हम हाथ धोते हैं तो हाथ के ऊपर की जो भी गंदगी होती है वो हट जाती है। कभी हाथ की स्किन भी हट जाती है क्या उसके साथ? स्किन को कुछ डैमेज होता है क्या? नहीं ना। स्किन को खराबी नहीं होती कुछ भी, सिर्फ ऊपर के डस्ट पार्टिकल हट जाते हैं। जब कपड़े धोते हैं तो कपड़े के ऊपर के डस्ट पार्टिकल हटते हैं, कपड़ों का सरफेस को कोई भी खराबी नहीं होती है। इस तरह से सोप और डिटर्जेंट वर्क करते हैं ना। और इनकी अगर पूरी प्रोसेस देखी जाए ना तो उसको कहते हैं क्लीनिजिंग प्रोसेस। मतलब किस तरह से साफ करते हैं, क्लीनिजिंग प्रोसेस एंड फॉर्मेशन ऑफ मिसेल। ये पॉइंट पता है, सोप और डिटर्जेंट के अंदर अगर एटम देखे जाए ना तो उनके एटम कुछ इस फॉर्म में होते हैं, एक टेल फॉर्म में, बरोबर ना, ऐसे जिगजैग फॉर्म में होते हैं उनके अंदर के छोटे छोटे एटम्स। हम तो उसे क्या कह सकते हैं कि भाई देख भी नहीं पाते, लेकिन अगर माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो कुछ ऐसे मिलेंगे। और इनके ये दो पार्ट होते हैं, सोप और डिटर्जेंट के अंदर के छोटे छोटे एटम्स अगर इस फॉर्म में हो तो उसके दो पार्ट होते हैं। एक ये स्टार्टिंग का जैसे सर्कुलर पार्ट आता है, उसे कहते हैं हाइड्रोफाइलिक एंड। क्या कहते हैं? हाइड्रोफाइलिक एंड कहते हैं। ये हाइड्रोफाइलिक एंड वो इन मटेरियल का बना हुआ होता है, या सोडियम पोटेशियम का सोप में, या डिटर्जेंट में एमोनियम या सल्फेट का जो भी मटेरियल यूज होता हो ये उसका बना हुआ होता है, ये सर्कुलर पार्ट, ये फर्स्ट एंड। और जो ये पीछे की पूरी ये टेल की तरह है, पूंछ की तरह जो है, उसे कहते हैं हाइड्रोफोबिक एंड। क्या कहते हैं उसे? हाइड्रोफोबिक एंड उसे कहते हैं। ये आखिरी का जो पार्ट है वो, बरोबर ना। और इनमें जो ये हाइड्रोफाइलिक एंड है, ये हाइड्रोफाइलिक एंड वो मिक्स होता है पानी के साथ, बरोबर। जब भी सोप और डिटर्जेंट का यूज करो तो उसको पानी के साथ ही यूज करना पड़ता है ना। आप लोग ड्राई सोप लेकर हाथ साफ करोगे तो होगा? ड्राई सोप से होगा वो? बिल्कुल भी नहीं, पानी तो डालना पड़ता है ना। हाथ या साबुन को गीला करना पड़ता है, फिर वो उसे हाथ पे लगाना होता है, तो हाथ पे वो झाग क्रिएट होती है, फॉर्म क्रिएट होता है फिर। सही बात है ना। तो ये जो हाइड्रोफाइलिक एंड है ना वो वाटर के साथ मिक्स होता है और फॉर्म बनाता है, झाग बनाता है। और जबकि ये पीछे की जो जिगजैग टेल है हाइड्रोफोबिक एंड, वो मिक्स होती है डस्ट पार्टिकल के साथ। अब जैसे हाथ साफ कर रहे हैं तो हाथ पे जो डस्ट पार्टिकल हुआ, जैसे सपोज ये छोटा सा बीच में डस्ट पार्टिकल, तो सोप के जितने भी एटम्स होंगे ना, वो सभी एटम का ये एंड, ये जो पीछे की टेल है, जिगजैग साइड है, वो सभी इसके साथ जॉइंट हो जाएंगे, डस्ट पार्टिकल के साथ जॉइंट हो जाएंगे। और जो ये बाहर के एंड हैं, ये जो सर्कल है जो हाइड्रोफाइलिक एंड कहलाता है, वो पानी के साथ मिक्स होगा। और पानी के साथ मिक्स होके क्या बनाएगा? फॉर्म बनाएगा, झाग बनाएगा। और जैसे झाग धीरे धीरे ऊपर आती जाती है ना, तो ये सब मटेरियल जैसे जैसे ऊपर आते जाएंगे तो उस डस्ट पार्टिकल को भी उस सरफेस से ऊपर लेके जाते हैं। और ऐसा पूरा फॉर्मेशन बनाते हैं कि उस डस्ट पार्टिकल के आसपास ये सभी एटम्स बन जाते हैं। ये पूरा फॉर्मेशन, जैसे ये सर्कुलर फॉर्मेशन, उसे हम लोग कहते हैं मिसेल्स। ये सर्कुलर फॉर्मेशन वो मिसेल कहलाता है। कि जिससे जब हम पानी डाल देते हैं ना हाथ पर, हाथ धो दिए अच्छी तरह से, झाग हो गई, फिर क्या, उस झाग को हटाने के लिए पानी डालते हैं ना। तो जब पानी डालते हैं ना तो उस झाग के साथ ये डस्ट पार्टिकल भी सरफेस से अलग होके उस पानी के साथ निकल जाते हैं और हाथ साफ हो जाता है फिर। तो इस तरह से ये सोप और डिटर्जेंट वर्क करता है ना, जो सिर्फ डस्ट पार्टिकल को ही वो उस सरफेस से अलग करते हैं, खींच लेते हैं, बाकी सरफेस पे कोई भी तरह का डैमेज नहीं करते हैं ये, बरोबर। ध्यान आया ये पॉइंट? तो सोप और डिटर्जेंट का भी ये पॉइंट है, ध्यान रखना। तो आज जैसे हमने इस चैप्टर में ये सब पॉइंट्स देखे ना, वैसे ही अब रिवीजन के दूसरे चैप्टर्स वो हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।